मान लो इलेक्शन पास आ रहे हैं, इसलिए सरकार एक नई स्कीम लेकर आई। जो भी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, सरकार उन सबको एक एक भैंस फ्री देगी। सर, कंचो में मैं अपने मोहल्ले का विराट कोहली हूँ, तो क्या मुझे भी भैंस मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे यहाँ तो सुबह शाम दूध निकालने भी विधायक जी आएंगे। बेटा, भैंस के सपने छोड़ो और सीएसएस सीखने पे ध्यान दो। ये बताओ, अगर हम यहाँ कॉमा लगाकर जुगाड़ू भी लिख दें तो उसका क्या मीनिंग होगा? सर, इसका मतलब फ्री की भैंस तभी मिलेगी जब या तो आप जुगाड़ू हो और या फिर स्पोर्ट्स में अच्छे हो। यानी अगर कॉमा लगाकर दो सेलेक्टर लिखे हों तो दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी कर दो, काम चल जाएगा। पर अगर हम बीच में कॉमा ना लगाएं और दोनों सेलेक्टर्स चिपका कर लिख दें तो मीनिंग बदल जाएगा। ऐसे लिखने का मतलब है सिर्फ स्पोर्ट्स में होने से बात नहीं बनने वाली, और ना ही सिर्फ जुगाड़ू होने से बात बनेगी। अगर फ्री की भैंस चाहिए तो दोनों शर्त पूरी करनी पड़ेंगी। जो लोग स्पोर्ट्स में तो अच्छे हैं ही, साथ ही जुगाड़ू भी हैं, उन्हें ही भैंस मिलेगी। एक बार फिर से देखते हैं। ऐसे कोमा लगा के लिखने का मतलब है दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी कर दो तो चलेगा। पर ऐसे दो सेलेक्टर चिपका के लिखने का मतलब है दोनों शर्त पूरी करनी पड़ेंगी। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने कोड में 4 हेडिंग्स लिखी और एक पैराग्राफ लिखा। फर्स्ट हेडिंग पे हमने लगा दी फोकस नाम की क्लास, सेकंड पे लगा दी बिग नाम की क्लास, थर्ड हेडिंग पे लगा दी फोकस और बिग क्लास, फिर फोर्थ पे लगा दी फोकस, बिग और कैम क्लास, और आखिर में पैराग्राफ पे भी यही तीनों क्लास लगा दी। अब अगर हम ये CSS लिखते हैं तो कौन से एलिमेंट ग्रीन होंगे? सर, जिस जिस पे भी फोकस क्लास लगी है, यानी कि ये और ये। और अगर यहाँ कॉमा लगाकर बिग भी लिख दें तो? इस पे फोकस क्लास लगी है, यानी ये हेडिंग पहली शर्त पूरी कर रही है, तो ये ग्रीन हो जाएगी। इस पे बिग क्लास लगी है, यानी ये दूसरी शर्त पूरी कर रही है, तो ये भी ग्रीन हो जाएगी। काम तो एक से भी हो जाता, पर ये हेडिंग तो दोनों शर्त पूरी कर रही है, यानी ये भी ग्रीन हो जाएगी। ऐसे ही ये हेडिंग भी ग्रीन हो जाएगी और ये पैराग्राफ भी। वेरी गुड। पर मान लो हमने कॉमा हटा दिया और इन दोनों सेलेक्टर्स को चिपका कर लिख दिया, अब क्या होगा? सर, अब वही एलिमेंट ग्रीन होगा जो कि दोनों शर्त पूरी करेगा, यानी कि ये हेडिंग ग्रीन नहीं होगी और ये भी नहीं। पर इस पे तो दोनों क्लास लगी हुई हैं, इसलिए ये तो ग्रीन हो जाएगी। इस पे भी दोनों क्लास लगी हैं, यानी ये भी ग्रीन हो जाएगी। ऐसे ही ये हेडिंग भी ग्रीन हो जाएगी। बिल्कुल सही। और हाँ, यहाँ फोकस क्लास पहले लिखो या बिग क्लास, एक ही बात है। पहले भी दोनों शर्त पूरी करनी पड़ती, अब भी दोनों शर्त पूरी करनी पड़ेंगी। हम यहाँ 2 से ज़्यादा सेलेक्टर भी मिलाकर लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ डॉट कैम लिख दूँ तो क्या होगा? सर, अब तो वही एलिमेंट ग्रीन होंगे जिन पे तीनों क्लास लगी हों, यानी कि ये और ये। वेरी गुड। जैसे हम क्लास जोड़ रहे हैं, ऐसे ही टैग या आईडी भी जोड़ी जा सकती है। यानी अगर हम यहाँ p लिख दें तो बस वही एलिमेंट ग्रीन होगा जो कि p हो और जिस पे ये तीनों क्लास भी लगी हों, यानी कि बस ये एलिमेंट। ध्यान दें कि क्लास से पहले जो डॉट लिखा जाता है वो यहाँ बाउंड्री का काम कर रहा है। डॉट की वजह से ही क्लियर हो रहा है कि कहाँ तक पहली क्लास है और कहाँ से दूसरी क्लास शुरू है। पर टैग नेम से पहले तो डॉट आता नहीं है, यानी टैग नेम बीच में या बाद में लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब कैम और पी को अलग अलग करने वाली कोई बाउंड्री तो है नहीं, इसलिए अब ब्राउज़र को लगेगा कि ये कैम क्लास और पी टैग नहीं बल्कि कैंप नाम की क्लास है। पर कैंप क्लास तो हमने किसी भी एलिमेंट पे लगाई ही नहीं है, यानी कि अब कोई भी एलिमेंट ग्रीन नहीं होगा। इसलिए टैग नेम हमेशा शुरू में लिखा जाता है। अब ये बताओ
कि अगर हम यहाँ हैश हेलो भी लिख दें तो क्या होगा? सर, अब ये रूल सेट उस पे अप्लाई होगा जो कि एक पैराग्राफ हो, जिस पे ये तीनों क्लासेस लगी हुई हों और साथ ही हेलो नाम की आईडी भी लगी हुई हो। पर ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि अब कोई भी एलिमेंट ग्रीन नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही। पर अगर हम इस पैराग्राफ पे हेलो आईडी लगा दें तो ये ग्रीन दिखने लगेगा। चलो अब भैंस वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। हमने पढ़ा था कि ये कोड लिखने का मतलब है भैंस तब मिलेगी जब आप जुगाड़ू भी हो और साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हो। अब एक नई चीज़ देखते हैं। अगर हम दो सेलेक्टर्स को चिपका के लिखने की बजाय उनके बीच में एक ग्रेटर देन का साइन लिख दें तो मीनिंग बदल जाएगा। ऐसे लिखने का मतलब है फ्री की भैंस उसे मिलेगी जो खुद हो स्पोर्ट्स में, साथ ही जिसके पिताजी हों जुगाड़ू। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, खुद स्पोर्ट्स में होना भी और पिताजी का जुगाड़ू होना भी। एक बार फिर से समझते हैं। ऐसे चिपका के लिखने का मतलब है आपको खुद ही स्पोर्ट्स में होना पड़ेगा और खुद ही जुगाड़ू भी। पर ऐसे ग्रेटर देन के साथ लिखने का मतलब है आपको स्पोर्ट्स में होना पड़ेगा पर जुगाड़ू आप नहीं, आपके पिताजी होने चाहिए। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने एक डिव लिखा और उस डिव के अंदर एक हेडिंग लिखी, फिर ऐसा ही एक डिव और लिखा। हमने पहली हेडिंग पे लगा दी XYZ और हेलो क्लास, फिर दूसरे डिव पे लगा दी XYZ क्लास और दूसरी हेडिंग पे लगा दी हेलो क्लास। अब अगर हम ये CSS लिखते हैं तो क्या होगा? सर, वो एलिमेंट ग्रीन हो जाएगा जिस पे XYZ क्लास भी लगी है और हेलो भी, यानी कि ये वाली हेडिंग। वेरी गुड। पर अगर हम दोनों क्लासेस के बीच में ग्रेटर देन का साइन लगा दें तो? सर, अब वो हेडिंग ग्रीन दिखेगी जिस पे खुद तो हेलो क्लास लगी हो और जिसके पिताजी पे XYZ क्लास लगी हो। इस हेडिंग पे हेलो क्लास है और इसके पेरेंट डिव पे XYZ क्लास भी लगी है, इसलिए ये ग्रीन दिखेगी। इस हेडिंग पे हेलो क्लास तो है पर इसके पेरेंट पे XYZ क्लास नहीं है, इसलिए ये ग्रीन नहीं दिखेगी। वेरी गुड। चलो अब भैंस वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। हमने अब तक सेलेक्टर्स को जोड़कर लिखने के 3 तरीके देखे हैं। पहला था कॉमा लगाकर लिखना, दूसरा था चिपका कर लिखना और तीसरा था ग्रेटर देन का साइन लगाकर लिखना। यहाँ ये स्पेस देना ज़रूरी नहीं होता, हम स्पेस दें या ना दें एक ही बात है। थोड़ा स्पेस बस इसलिए दे देते हैं ताकि कोड दिखने में घिचपिच ना लगे। ऐसे ही यहाँ भी स्पेस दो या ना दो एक ही बात है, पर यहाँ स्पेस होने ना होने से मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। चलो दोनों का डिफरेंस समझते हैं। बिना स्पेस दिए लिखने पर क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। ऐसे लिखने का मतलब है भैंस तब मिलेगी जब आप जुगाड़ू भी हो और स्पोर्ट्स में भी। पर स्पेस दे के लिखने का मतलब है भैंस तब मिलेगी जब आप स्पोर्ट्स में हो और आपके बड़े बुजुर्ग जुगाड़ू हैं। सर, ग्रेटर देन यूज़ करने का भी तो यही मीनिंग होता था ना? ग्रेटर देन लिखने का मतलब है आपके पिताजी जुगाड़ू होने चाहिए। खाली स्पेस दे के लिखने का मतलब है आपके पूर्वजों में से कोई भी जुगाड़ू हो चलेगा। यानी अगर पिताजी जुगाड़ू नहीं हैं पर दादाजी या परदादाजी हैं तो भी चलेगा। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने कोड में लिखा एक डिव, उसके अंदर एक और डिव और फिर उसके अंदर एक हेडिंग। हमने ऐसा ही कोड एक बार और लिखा, फिर हमने दोनों हेडिंग पे लगा दी हेलो क्लास। उसके बाद पहली हेडिंग के पेरेंट पे लगा दी XYZ क्लास और फिर सेम ही क्लास दूसरी हेडिंग के ग्रैंड पेरेंट पे लगा दी। अब अगर हम ये CSS लिखते हैं तो क्या होगा? सर, इस हेडिंग पे हेलो क्लास लगी है और इसके पिताजी पे XYZ क्लास, इसलिए ये ग्रीन हो जाएगी। हेलो क्लास तो इस हेडिंग पे भी लगी है पर इसके पिताजी पर XYZ क्लास नहीं लगी हुई, इसलिए ये ग्रीन नहीं होगी। वेरी गुड। पर हम अगर यहाँ ग्रेटर देन की जगह बस खाली स्पेस छोड़ दें तो?
सर अब तो XYZ क्लास किसी भी पूर्वज पे लगी हो चलेगा। पहली हेडिंग के पिताजी पे XYZ क्लास लगी हुई है, इसलिए वो अभी भी ग्रीन दिखेगी। अब बात करते हैं दूसरी हेडिंग की। उसके पिताजी पे भले ही XYZ क्लास ना हो, पर दादाजी पे तो है, यानी अब ये हेडिंग भी ग्रीन दिखेगी। वेरी गुड। चलो अब सेलेक्टर जोड़कर लिखने के दो तरीके और देखते हैं। पहला है सेलेक्टर्स के बीच में प्लस लिखना और दूसरा है सेलेक्टर्स के बीच में टिल्डा लिखना। मान लो आप फैमिली में 5th नंबर के बच्चे हो। प्लस लिखने का मतलब है आपको स्पोर्ट्स में होना पड़ेगा और आपसे 1 नंबर बड़े भाई को जुगाड़ू होना पड़ेगा। टिल्डा लिखने का मतलब है अगर फ्री की भैंस चाहिए तो आपको स्पोर्ट्स में होना पड़ेगा और आपसे बड़े किसी भी भाई को जुगाड़ू होना पड़ेगा। फिर से समझते हैं, प्लस लिखने पर आपसे 1 नंबर ऊपर वाला भाई ही जुगाड़ू होना ज़रूरी है, पर टिल्डा लिखने पर आपसे बड़ा कोई भी भाई जुगाड़ू हो चलेगा। फ्री की भैंस की आंख और क्या क्या लिख सकते हैं सेलेक्टर्स के बीच में? बस ये दोनों आखिरी हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने 5 हेडिंग लिखी और एक डिव लिखा, फिर डिव के अंदर एक हेडिंग लिख दी, फिर सेकंड हेडिंग पे लगा दी XYZ क्लास और बाकी सब हेडिंग्स पे लगा दी हेलो क्लास। अब अगर हम ये CSS लिखते हैं तो क्या होगा? सर वो एलिमेंट ग्रीन होंगे जिन पे खुद तो लगी हो हेलो क्लास और जिनके 1 नंबर बड़े भाई पे लगी हो XYZ क्लास। इस हेडिंग पे हेलो क्लास तो है, पर इसका तो कोई बड़ा भाई ही नहीं है, इसलिए ये तो ग्रीन नहीं दिखेगी। और इस पे तो हेलो क्लास ही नहीं है, यानी ये भी ग्रीन नहीं दिखेगी। इस पे हेलो क्लास भी है और इससे बड़े वाले भाई पे XYZ क्लास भी, इसलिए ये ग्रीन दिखेगी। इस वाली हेडिंग पे हेलो क्लास तो है, पर 1 नंबर बड़े भाई पे XYZ क्लास नहीं है, यानी कि ये ग्रीन नहीं दिखेगी। ऐसे ही बाकी दोनों हेडिंग्स भी ग्रीन नहीं दिखेंगी। पर अगर हम यहाँ प्लस की जगह टिल्डा लिख दें तो? सर अब ज़रूरी नहीं है कि XYZ क्लास 1 नंबर बड़े भाई पे ही लगी हो। अब तो किसी भी बड़े भाई पे XYZ क्लास होने से काम चल जाएगा। ये और ये हेडिंग तो अभी भी ग्रीन नहीं दिखेंगी, पर इस हेडिंग पे हेलो क्लास भी है और इसके बड़े भाई पर XYZ क्लास भी, यानी ये हेडिंग तो ग्रीन दिखेगी। चलो अब इस हेडिंग की बात करते हैं। इसके 1 नंबर बड़े भाई पे तो XYZ क्लास नहीं है, पर 2 नंबर बड़े भाई पे है। पर क्योंकि अब हमने प्लस की जगह टिल्डा लिख दिया है, इसलिए भाई कौन से नंबर का है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये हेडिंग भी ग्रीन दिखेगी। ऐसे ही ये हेडिंग भी ग्रीन दिखेगी, पर इस वाली हेडिंग का तो कोई भाई बहन ही नहीं है। ये तो इस डिव की इकलौती औलाद है, इसलिए ये तो ग्रीन नहीं दिखेगी। बहुत अच्छे। चलो अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने 3 हेडिंग लिखी, फिर एक पैराग्राफ लिखा और फिर 2 हेडिंग और लिखी। अब अगर हम ये CSS लिखते हैं तो क्या होगा? सर जो खुद H1 है और जिनका 1 नंबर बड़ा भाई भी H1 है, बस वो ही ग्रीन दिखेंगे। इसका तो बड़ा भाई है ही नहीं, इसलिए ये ग्रीन नहीं होगी। ये H1 है और इसका बड़ा भाई भी H1 है, इसलिए ये ग्रीन हो जाएगी। ऐसे ही ये H1 भी ग्रीन हो जाएगी। ये तो H1 नहीं P है, इसलिए ये तो ग्रीन होगा नहीं। ये खुद तो H1 है, पर इसका बड़ा भाई P है, इसलिए ये भी ग्रीन नहीं होगी। ये खुद भी H1 है और इसका बड़ा भाई भी H1 है, इसलिए ये ग्रीन हो जाएगी। वेरी गुड। पर अगर हम यहाँ प्लस की जगह टिल्डा लिख दें तो? पैराग्राफ तो ग्रीन होगा नहीं, और इस H1 का कोई बड़ा भाई ही नहीं है, इसलिए ये भी ग्रीन नहीं होगी। अब इस हेडिंग की बात करते हैं। इसका 1 नंबर बड़ा भाई H1 नहीं P है, लेकिन उससे बड़े वाला भाई तो H1 है ना। और क्योंकि अब हमने प्लस नहीं टिल्डा लिखा हुआ है,
इसलिए कोई भी बड़ा भाई काम कर जाएगा, यानी ये हेडिंग ग्रीन दिखेगी और ऐसे ही ये बाकी की हेडिंग्स भी ग्रीन दिखेंगी। वेरी गुड। चलो अब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने सेलेक्टर्स को जोड़कर लिखने के 6 तरीके पढ़े। पहला था कॉमा लगाकर लिखना, दूसरा चिपका कर लिखना, तीसरा था ग्रेटर देन के साइन के साथ लिखना, चौथा था खाली स्पेस देकर लिखना, पांचवा था प्लस लगाकर लिखना और आखिरी था टिल्डा लगाकर लिखना। कॉमा वाला सेलेक्टर आप पे तब काम करेगा जब आप या तो जुगाड़ू हो या स्पोर्ट्स में हो। चिपका कर लिखना तब काम करेगा जब आप जुगाड़ू भी हो और स्पोर्ट्स में भी हो। ग्रेटर देन वाला सेलेक्टर आप पे तब लगेगा जब आप स्पोर्ट्स में हो और आपके पिताजी जुगाड़ू हैं। स्पेस के साथ लिखा हुआ सेलेक्टर तब काम करेगा जब आप स्पोर्ट्स में हो और आपके कोई बड़े बुजुर्ग जुगाड़ू हैं। प्लस वाला सेलेक्टर तब काम करेगा जब आप स्पोर्ट्स में हो और आपसे 1 नंबर बड़ा भाई जुगाड़ू है। और टिल्डा के साथ लिखा हुआ सेलेक्टर तब काम करेगा जब आप स्पोर्ट्स में हो और आपका कोई ना कोई बड़ा भाई जुगाड़ू है। चलो अब एक लास्ट सवाल, इस कोड का मतलब बताओ। सर, इसका मतलब है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा या वीडियो शेयर नहीं करेगा उसकी भैंस दूध देना बंद कर देगी। बिल्कुल सही। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।